हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है डी कॉमर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाऊंगा कि क्या होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज और क्यों इसका इतना इंपॉर्टेंस है हमारे अकाउंट्स में, और पास्ट में क्या होता था, प्रेजेंट में क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो है आज हम जानेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज से। तो चलिए बिना वेट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी हम गुड्स बेचते हैं तो गुड्स बेचने के दो तरीके होते हैं। एक होता है या तो आप कैश में बेच रहे हो और कैश तुरंत आपको मिल जा रहा है, और एक होता है आप क्रेडिट में बेच रहे हो। जब आप गुड्स को क्रेडिट में बेचते हो, जब आप गुड्स को धारी में बेचते हो, तो आपको ये एश्योरेंस चाहिए होता है कि सामने वाला पैसा देगा। ये एश्योरेंस आपको कैसे मिलेगा? अगर आपके पास कोई चीज़ लिखित में हो, यानी कि कोई चीज़ हैंड रिटन हो कि मैं आपको पैसा दूंगा, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो प्रॉमिस टाइप की, तो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है कि हाँ भाई, इसने प्रॉमिसरी नोट दिया है तो मेरे लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है और मेरे को इसके ऊपर भरोसा है कि ये मेरे को पैसा देगा। तो होता क्या है कि यहाँ पर जब भी हम गुड्स को बेचते हैं क्रेडिट पे, तो हम जो है एक बिल ऑफ एक्सचेंज नाम के इंस्ट्रूमेंट को साइन कराते हैं, जिसको पुराने ज़माने में हुंडी कहा जाता था। ठीक है। तो अभी यहाँ पर होता क्या है, होता ये है कि एक डॉक्यूमेंट बनता है, उस पर लिखा रहता है कि ये भाई साहब जो है, फलाने भाई साहब, इसने हमारे से इतने रुपए का सामान खरीदा और अब ये हमको इतने रुपए देंगे इतने समय के बाद। या फिर ऐसे लिखा होगा कि ये हमें इतने रुपए देंगे इस डेट को। इसके बाद साइन होगी, दोनों की डेट लिखा होगा और स्टैम्प भी होगा। तो ये चीज़ होने के बाद जो है बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि जब भी वो बिल की ड्यू डेट आती है, तब जो है उसका पैसा मिल जाता है। अभी यहाँ पर बहुत सारी सिचुएशन बनती है जो कि हम आगे देखेंगे, लेकिन आपके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि ये जो पेज रहता है जिस पे ये सब लिखा रहता है, इसको एक वर्ड में मैं बोलूँ तो इसको बोल सकते हैं आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट। तो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट होता है ना दोस्तों, उसी को यहाँ पर हुंडीस बुलाते हैं, और उसी हुंडी को बिल ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हुंडी होती है ना, हुंडी, वो कुछ टाइप की हुंडीस होती है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो सहयोग हुंडी। सहयोग हुंडी यानी कि क्या होता है कि पुराने जमाने में शाह लोग रहते थे। शाह यानी कि जैसे बादशाह हो जाता है ना, वैसे ही शाह लोग रहते थे। शाह यानी कि सेठ। तो जो भी सेठ बाकी लोगों को गुड्स वुड्स बेचते थे, तो वहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज होता था। बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बोल सकते, हुंडी बोलते, पुराने जमाने में हुंडी बोला करते थे। तो वहाँ पर हुंडी होता था। तो जो भी है, एक मर्चेंट दूसरे मर्चेंट के ऊपर ड्रॉ करता था, और फिर जो है उसको बोलता था कि आप जो है शाह को अमाउंट दे देना। तो शाह जो है एक रेस्पेक्टेबल पर्सन होता था जिसकी बाजार में बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी। तो यहाँ पर जो शाह रहता है उसी को ये हुंडी जो है वो मिलती थी। उसके बाद आया दर्शनी हुंडी। दर्शनी आप नाम से पता लगा सकते हो, दर्शनी यानी कि दिखाना। तो ये हुंडी ऐसी होती थी कि अगर किसी के पास भी ये हुंडी है तो पैसा उसी को मिलेगा। दर्शनी हुंडी, दिस हुंडी इज पेबल एट साइट, यानी कि जो इस हुंडी को दिखाएगा उसको पैसा मिलेगा। इसको हम डिमांड बिल की तरफ बोल सकते हैं कि मैं डिमांड कर रहा हूँ, मेरे को मेरा पैसा चाहिए। ये होता है दर्शनी हुंडी। इसके बाद आता है मुद्दती हुंडी। मुद्दती हुंडी यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ही आपको पैसा मिलेगा, आप कभी भी पैसा नहीं मांग सकते। तो ये होता है आपका मुद्दती हुंडी, जिसको हम टाइम बिल भी बोल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी वैरायटीज की हुंडी होती है, जैसे कि नाम जोग हुंडी, धनी जोग हुंडी, जवाबी हुंडी, होखामी हुंडी, फिरमन जोग हुंडी, और भी बहुत सारी होती है। तो यहाँ पर हमको हुंडी के बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हिस्ट्री पढ़ेंगे तब तो हम जानेंगे कि प्रेजेंट सिनेरियो में क्या हो रहा है। इसके बाद आता है दोस्तों कि जो भी रहता है यहाँ पर, आज के डेट में इस हुंडी को बुलाया जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर प्रॉमिसरी नोट। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले हम चालू करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज से। तो बिल ऑफ एक्सचेंज का जो है एक स्पेसिफिक डेफिनेशन दिया गया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का।
तो वहाँ पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में लिखा गया है, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। सबसे पहला वर्ड यहाँ पर इन राइटिंग होना चाहिए, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, यानी कि अनकंडीशनल रहना चाहिए। ऐसा नहीं रहना चाहिए कि मैं आपको पैसा तो दूंगा लेकिन अगर ये होगा तो दूंगा, ऐसा कंडीशन नहीं रहना चाहिए। अगर कंडीशन रहता है तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं माना जाता। फॉर एग्जाम्पल कि आपने अपने दोस्त के साथ शर्त लगाई, तो आप शर्त लगाओगे तो आप जो है उसमें लिख के दोगे कि अगर इंडिया मैच जीतेगा तो मैं तेरे को 5,000 रुपये दूंगा। तो ये एक अनकंडीशनल नहीं हुआ, ये कंडीशनल हो गया, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन क्या है कि इंडिया का मैच जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ही आपको पैसा मिलेगा। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में ऐसा नहीं होता, कोई भी कंडीशन नहीं रहती है, आपका पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। उसके बाद साइंड बाय द मेकर, जो भी बनाता है उसकी साइन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, यानी कि जिससे हमको पैसा लेना है उसका नाम लिखा होगा, कितना अमाउंट है वो भी लिखा होगा, और ये भी लिखा होगा कि हमें क्या इस पर्सन को पैसा देना है या फिर हो सकता है कि ये पर्सन किसी और कम्युनिटी दे दे उसको देना है, तो वो भी चीज़ हम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो ये इंस्ट्रूमेंट को बियर करेगा, यानी कि एट द एंड जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट रहेगा तो उसको पैसा मिलेगा, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर इस डेफिनेशन से कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं कि राइटिंग में होना चाहिए, ऑर्डर टू मेक पेमेंट होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, साइन होना चाहिए, डेट होना चाहिए, किसी सर्टेन पर्सन के लिए होना चाहिए, अमाउंट मेंशन होना चाहिए और स्टैम्प भी रहना चाहिए एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। तो ये आपका बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया। अभी बिल ऑफ एक्सचेंज जनरली जनरली कौन ड्रॉ करता है? जिसको पैसा लेना रहता है वो ड्रॉ करता है। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल मैंने किसी को गुड्स बेचा तो मेरे को उससे पैसा लेना है, तो मैं ड्रॉ करूंगा बिल ऑफ एक्सचेंज। तो मैं उसके लिए क्या हुआ? क्रेडिटर। वो मेरे लिए क्या हुआ? डेटर, क्योंकि मेरे को उससे पैसा लेना है, तो अगर मेरे को उससे पैसा लेना है तो वो मेरे लिए हो गया डेटर। तो यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा क्रेडिटर यूज करता है। क्रेडिटर कौन होता है? जिसको पैसा मिलने वाला होता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको पैसा मिलने वाला है तो जो देगा वो डेटर और आप हो जाओगे क्रेडिटर। तो क्रेडिटर जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करता है, और यहाँ पर जब भी क्रेडिटर बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करके डेटर को देगा तो डेटर उसमें एक्सेप्टेड लिखेगा। जब तक डेटर उसमें एक्सेप्टेड नहीं लिखता तब तक इस बिल ऑफ एक्सचेंज की कोई मान्यता नहीं रहती है। एक्सेप्टेड लिखने के बाद सिग्नेचर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक एग्जाम्पल भी दिया है, अमित सोल्ड गुड्स टू रोहित ऑन क्रेडिट फॉर 10,000 फॉर 3 months टू एंश्योर पेमेंट ऑन ड्यू डेट अमित ड्रॉस अ बिल ऑफ एक्सचेंज अपॉन रोहित। अमित ने सामान बेचा और अमित ने ही बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, है ना। और राहुल ने जो है बिफोर इट इज एक्सेप्टेड बाय रोहित, जो रोहित है उसने एक्सेप्ट करने से पहले इसको बोलेंगे ड्राफ्ट। देखो अगर एक्सेप्ट हो गया तो वो बन जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज, लेकिन अगर एक्सेप्ट होने से पहले अगर आपने कोई बिल बना के रखा है जिसमें उसका साइन और एक्सेप्टेड वर्ड नहीं लिखा है तो उसको आप बिल नहीं बोल सकते, उसको आप ड्राफ्ट बोलोगे। ड्राफ्ट, ड्राफ्ट क्या होता है कि आपने उसको बना तो दिया लेकिन वो इनकम्प्लीट है। वो कंप्लीट कब होगा? जब सामने वाले का सिग्नेचर और एक्सेप्टेड वर्ड लिखा होगा तब। तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके बाद आते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज होती है। सबसे पहला होता है ड्रॉवर, या फिर हम बोल सकते हैं मेकर। जो भी मेकर होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का वो कौन होता है? सेलर होता है। मैं सेलर हूँ, मैंने सामान बेचा तो मैं ड्रॉवर हुआ। या फिर वो क्रेडिटर हो सकता है, क्रेडिटर को पैसा मिलना है तो क्रेडिटर ड्रॉ करेगा। जिसको भी पैसा मिलने वाला रहता है फ्रॉम द डेटर कैन ड्रॉ बिल ऑफ एक्सचेंज अपॉन द बायर और डेटर। द ड्रॉवर आफ्टर राइटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज हैज टू साइन एज द मेकर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी कि जब भी बिल ऑफ एक्सचेंज आप बनाओगे उसके बाद आपको साइन करना पड़ेगा मेकर वाले कॉलम में कि हाँ मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है। इसके बाद आता है दूसरा व्यक्ति जो कि है ड्रॉई। अब ड्रॉवर अगर बनाता है तो ड्रॉई कौन होगा? जिसके ऊपर बिल ऑफ बनता है, यानी कि ये बंदा जो है ये पैसा देगा, है ना।
ड्रॉ इज द पर्सन अपॉन हुम द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन, उसके ऊपर बना है तो वो हो गया ड्रॉई। ड्रॉई इज द परचेसर और डेटर ऑफ द गुड्स अपॉन हुम द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन। सिंपल है, जो भी अगर क्रेडिटर बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा तो क्रेडिटर हो जाएगा ड्रॉवर और डेटर हो जाएगा ड्रॉई। अब आता है पे। पे कौन होता है? जिसको पेमेंट मिलने वाला रहता है, यानी कि जनरली केस में ड्रॉई कौन होगा? ड्रॉई होगा मैं, यानी कि मैं क्या था? मैं था क्रेडिटर और मैं था सेलर। तो क्रेडिटर और सेलर ही जनरल केस में पेई रहते हैं। पेई यानी कि जिसको पैसा मिलने वाला है। यहाँ पर बहुत जन कंफ्यूज होते हैं, पेई से ये सोचते हैं कि जिसको पैसा देना है, लेकिन ये गलत है। पेई का मतलब ये है कि जिसको पैसा मिलने वाला है उसको बोलते हैं पेई। अब पेई जनरली कौन हो सकता है? मैंने आपको बताया सेलर हो सकता है, डेटर हो सकता है, लेकिन कुछ केस में पेई जो है वो व्यक्ति हो सकता है जिसने बिल को डिस्काउंट किया। अभी बिल डिस्काउंट करना क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मेरे को 3 महीने बाद 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं और मेरे पास उसका बिल ऑफ एक्सचेंज है। 1 महीने बाद 3 लाख रुपए मिलने वाले हैं और मेरे पास उसका बिल ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन मेरे को पैसे की ज़रूरत आज पड़ गई, तो मैं किसी पार्टी के पास जाऊंगा या तो बैंक के पास जाऊंगा और बोलूंगा कि आपको 1 महीने बाद, सॉरी, 3 महीने बाद 1 लाख रुपए मिलेगा, लेकिन आप आज मेरे को कुछ पैसा दे दो, मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बैंक बोलेगा मैं तो आपको पैसा दूंगा, बदले में मेरा क्या फ़ायदा होगा? बैंक को फायदा क्या होगा पता है? बैंक पूरा 1 लाख नहीं देगा, बैंक उस बिल को डिस्काउंट करेगा और जितना भी बैंक का डिस्काउंट रेट है उसको माइनस करने के बाद जितना पैसा बचेगा बैंक वही पैसा देगा। फॉर एग्जाम्पल, बैंक ने 90,000 दे दिया, 1 लाख का बिल ले लिया और 90,000 दे दिया, तो अब जो पेई है वो बैंक बन गया। क्यों? क्योंकि अभी जो पैसा मिलने वाला था पार्टी को, वो पैसा तो उसको बैंक ने दे दिया, तो अब जो बिल का पैसा है वो बैंक को मिलेगा, है ना? तो बैंक भी किसी किसी केस में पेई हो सकता है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। इसके बाद एक एग्जाम्पल दिया है, अगर आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो, लेकिन मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है तो एग्जाम्पल पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आता है प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट का डेफिनेशन जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में दिया गया है। ये प्रॉमिसरी नोट इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, यहाँ पर भी इंस्ट्रूमेंट होता है, राइटिंग होता है, लेकिन कोई भी बैंक नोट और करेंसी नोट को आप प्रॉमिसरी नोट नहीं मान सकते। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर, सेम चीजें हैं, अनकंडीशनल रहना चाहिए, मेकर साइन करेगा। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि उसमें लिखा होगा कि ये पर्सन को पैसा देना है, या फिर ये पर्सन जिसको बोलेगा उसको पैसा देना है, या फिर जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट होगा उसको पैसा देना है। अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अ प्रॉमिसरी नोट पेबल टू बियरर इज इलीगल, यानी कि आप ऐसा कोई भी प्रॉमिसरी नोट नहीं बना सकते कि जिसके पास ये रहेगा उसी को पैसा मिलेगा। ऐसा करना इलीगल है आरबीआई के हिसाब से। तो आपको कभी ऐसा प्रॉमिसरी नोट नहीं बनाना है जिसमें किसी का नाम ना लिखा हो, आपको हमेशा प्रॉमिसरी नोट नाम के साथ बनाना है, ठीक है? और फिर यहाँ पर उसके कुछ पॉइंट्स दिए, राइटिंग में होना चाहिए, अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए, सम पेबल होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, और सर्टेन पर्सन जो है उसके ऊपर बनना चाहिए और स्टैम्प भी रहना चाहिए। फिर ये प्रॉमिसरी नोट की पार्टी कौन होती है? एक होता है मेकर, और हम बोल सकते हैं ड्रॉवर, और दूसरा होता है ड्रॉई और पे। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल ये है कि मेकर कौन होगा, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज का मेकर कौन था? क्रेडिटर, यानी कि मैं था, मेरे को पैसा लेना था तो मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज बना दिया और सामने वाले से साइन करा लिया। लेकिन प्रॉमिस किसको करना है? प्रॉमिस किसको करना है? प्रॉमिस करना है उस पार्टी को जो पैसा देने वाली है ना? प्रॉमिस उस पार्टी को करना है जो पैसा देने वाली है। तो यहाँ पर प्रॉमिसरी नोट वो पार्टी बनाती है जिसको पैसा पे करना होता है। प्रॉमिसरी नोट का मतलब ये है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पैसा दे दूंगा, तो ये वही पार्टी बनाएगी जिसको पैसा देना है। Drawer is the person who makes or draw the promissory note to pay a certain amount as specified in the promissory note. He is also called the promisor. उसको promisor भी बोल सकते हैं। ड्रॉई और पे कौन होता है? जिसके फेवर में होता है, यानी कि जिसके फेवर में प्रॉमिस होता है, तो वो हो जाता है यहाँ पर ड्रॉई, पेई, या फिर हम बोल सकते हैं प्रॉमिसी।
ठीक है, अभी सिमिलर कॉन्सेप्ट है, एग्जाम्पल दिया गया है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि बिल ऑफ एक्सचेंज अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो सामने वाले को प्रॉमिसरी नोट ड्रॉ करके देना ही पड़ेगा, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। मैं खाली बिल ऑफ एक्सचेंज इशू कर सकता हूँ, सामने वाला प्रॉमिसरी नोट दे या ना दे, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज वैलिड रहता है। हो सकता है सामने वाला प्रॉमिसरी नोट दे, मैं बिल ऑफ एक्सचेंज दूं या ना दूं, तो वो भी वैलिड रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, दोनों को आपस में कंबाइन नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए दोनों का डिफरेंस भी दिया हुआ है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में और प्रॉमिसरी नोट में क्या डिफरेंस होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो हमेशा क्रेडिट ड्रॉ करता है और प्रॉमिसरी नोट हमेशा डेटर ड्रॉ करता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। फिर यहाँ पर ऑर्डर टू मेक पेमेंट रहता है, यानी कि मैं ऑर्डर देता हूँ कि मेरे को 3 महीने बाद पैसा दे देना, ऐसा लिखा होता है बिल ऑफ एक्सचेंज में। लेकिन प्रॉमिसरी नोट में लिखा होता है कि भाई साहब मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। अभी बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी हो सकती है, ड्रॉवर, ड्रॉई, पेई। लेकिन प्रॉमिसरी नोट में खाली 2 ही पार्टी हो सकती है, एक पेई और एक ड्रॉवर। क्यों? क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट हो सकता है बैंक से। बैंक ये बोल सकता है कि मैं आपके बदले पैसा ले लूंगा, लेकिन प्रॉमिसरी नोट में बैंक ये थोड़ी बोलेगा कि मैं आपके बदले पैसा दे दूंगा। तो वहां पर बैंक का कोई रोल नहीं रहता है, डिस्काउंटिंग का कोई रोल प्रॉमिसरी नोट में नहीं रहता है। इसीलिए प्रॉमिसरी नोट में 2 ही पार्टी होती है, एक होता है ड्रॉवर और दूसरा होता है पेई। ठीक है, फिर आता है एक्सेप्टेंस। यहाँ पर एक्सेप्टेंस की जरूरत पड़ती है, लेकिन प्रॉमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर कोई प्रॉमिस कर रहा है तो उसमें आपको साइन करने की जरूरत नहीं है कि मैं प्रॉमिस को स्वीकार करता हूँ, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। सामने वाले ने प्रॉमिस किया, जय हिंद, तो अपने पास पैसा आना ही आना है। इसके बाद पेई, ड्रॉवर एंड पेई कैन बी द सेम पार्टी। जो ड्रॉवर है उसी को पैसा मिल सकता है, सेम पार्टी हो सकता है। ड्रॉवर कैन नॉट बी द पेई ऑफ इट, क्योंकि प्रॉमिसरी नोट का ड्रॉवर वही पर्सन होता है जिसको पैसा देना रहता है। तो अगर किसी को पैसा देना है तो वो पैसा लेने वाला कैसे बनेगा? तो वो पेई नहीं बन सकता, क्योंकि पेई वही होता है जो पैसा लेने वाला होता है। ठीक है, नोटिस, इन केस ऑफ डिसऑनर, ड्यू नोटिस ऑफ डिसऑनर इज टू बी गिवन बाय द होल्डर टू द ड्रॉवर। यानी कि अगर डिसऑनर हो गया, किसी ने बिल को टाइमली पे नहीं किया, तो यहाँ पर डिसऑनर की नोटिस भी सेंड हो जाती है। लेकिन कोई भी नोटिस यहाँ पर नहीं होती प्रॉमिसरी नोट में, क्योंकि उसने अपना वादा तोड़ दिया, तो वो अभी सामने वाला तो कुछ नोटिस भेजेगा नहीं, उसी को एक माफी पत्र भेजना पड़ेगा कि मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं पैसा दे दूंगा। ठीक है, फिर आता है ये सब सिस्टम बनाया क्यों गया, बिल ऑफ एक्सचेंज क्यों बनाया गया है, उसका एडवांटेज क्या है? तो एडवांटेज क्या है? फ्रेमवर्क फॉर रिलेशनशिप। यानी कि पहले क्रेडिट ट्रांजैक्शन में कुछ होता ही नहीं था, आपने दे दिया, वो सामान ले लिया, फिर वो बोलेगा मैंने पैसा दे दिया था, मैंने पैसा नहीं दिया, मैंने सामान नहीं खरीदा, कोई भी बहाना मार सकता था। लेकिन अब जो है एक फ्रेमवर्क ऑफ रिलेशनशिप बन चुका है। सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस जो आपके रहते हैं कि किस डेट में पेमेंट होगा, कितना अमाउंट पे होगा, और ये सारे जो है इंटरेस्ट के साथ पे होगा कि नहीं होगा। तो ये जो सारे टर्म्स एंड कंडीशन है ये भी अब सर्टेन हो जाते हैं जब आप बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते हो तब। इसके बाद कन्वीनियंट रहता है कि आपका जो, जैसे कि कन्वीनियंट से क्या मतलब है कि इजीली आप जो है उसको किसी और पार्टी को ट्रांसफर भी कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इजीली उसको ऐसे एसेट भी रिकॉर्ड कर सकते हो, तो कोई भी दिक्कत वहां पर नहीं होती है। कंक्लूसिव प्रूफ भी होता है कि मैंने इसको माल बेचा और इससे पैसा लेना है। इजी ट्रांसफरेबिलिटी रहता है कि हम किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं अगर उसमें लिखा हो तो। फिर आता है मैच्योरिटी ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अभी मैच्योरिटी में बहुत ही बढ़िया चीज बताई गई है। अगर मैंने आपको कहा कि आज मैं एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर रहा हूं और वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है 1 महीने बाद पे होगा, तो अभी 1 महीना आप कैसे गिनोगे? सबसे पहला, आज कौन सा डेट है? आज तो है 31 जनवरी, लेकिन अगर मैं 1 महीना बोलूं 31 जनवरी को, तो 1 महीना कब कंप्लीट होगा? 28 फरवरी को, या अगर 29 होगा तो 29 फरवरी को। तब हमें पैसा नहीं देना है, क्योंकि जब भी ड्यू डेट होती है उसमें एडिशनल 3 दिन मिलते हैं। यानी कि अगर आज 31 जनवरी है तो मेरे को पैसा 28 फरवरी को नहीं देना, 28 फेब के बाद 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 3 मार्च तक मेरे को पैसा दे देना है। तो 3 दिन ये जो एक्स्ट्रा मिलते हैं ना, हर बिल में मिलते हैं, इसको हम बोलते हैं मैच्योरिटी डेट
के जो आगे के तीन तीन दिन है उसको बोलते हैं डेज ऑफ ग्रेस, यानी कि ग्रेस डे। जैसे होता है ना, मैंने आपको ग्रेस मार्क्स दे के पास कर दिया, यानी कि एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिए। तो ग्रेस डेज का मतलब है एक्स्ट्रा डेज देना। हर बिल में ग्रेस डेज मिलते हैं 3 दिन के। अब दोस्तों होता क्या है, मान के चलो कोई बिल की मैच्योरिटी जो है, मैच्योरिटी यानी कि डेज ऑफ ग्रेस गिनने के बाद, 3 दिन का डेज ऑफ ग्रेस गिनने के बाद जो मैच्योरिटी है वो है 26 जनवरी। तो अभी 26 जनवरी को तो पब्लिक हॉलीडे होता है, तो इस केस में आपका बिल ऑफ एक्सचेंज का मैच्योरिटी डेट हो जाएगा एक दिन पहले, यानी कि 25 जनवरी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कभी कोई भी अगर बिल ऑफ एक्सचेंज की मैच्योरिटी डेट किसी पब्लिक हॉलीडे में आती है तो उसके एक दिन पहले उसका मैच्योरिटी डेट हो जाता है। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई और गवर्नमेंट ने इमरजेंसी हॉलीडे घोषित कर दिया, तो जो बिल है वो उस हॉलीडे के दूसरे दिन, उस हॉलीडे के दूसरे दिन मैच्योर होगा। फॉर एग्जांपल कोविड आ गया, कोविड आ गया तो कोविड आ गया तो समझ लो सरकार ने सैटरडे संडे लॉकडाउन कर दिया। अभी जब सैटरडे संडे लॉकडाउन है तो भाई साहब अब बिल जो है वो मंडे को मैच्योर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई हो। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो आप चाहे तो मैच्योरिटी पढ़ सकते हो। मैच्योरिटी ऑफ बिल 3 डेज ग्रेस मिलते हैं, पब्लिक हॉलीडे है तो एक दिन पहले हो जाएगा और इमरजेंसी हॉलीडे है तो एक दिन बाद हो जाएगा। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये बातें ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। मैंने आपको समझाया कि अगर मान के चलो, डिस्काउंटिंग का क्या मतलब होता है कि 1 लाख मेरे को मिलने वाला है 3 महीने बाद, लेकिन मेरे को आज पैसा चाहिए, तो मैं किसी बैंक के पास जाऊंगा, बिल को डिस्काउंट करूंगा, बैंक मेरे को 90,000 देगा, मेरा काम हो जाएगा और बैंक को मिलेगा बदले में 1 लाख। ये होता है डिस्काउंटिंग। जरूरी नहीं कि आप डिस्काउंटिंग बैंक से कराओ, आप किसी पर्सन से भी करा सकते हो, सिंपल है। फिर आता है एंडोर्समेंट ऑफ बिल। एंडोर्समेंट ऑफ बिल का मतलब ये है कि आपने बिल को किसी और को दे दिया। ऐसा कब होता है, मान के चलो मैंने किसी को सेल किया, मैंने ए को सेल किया, मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया और ए को दे दिया। ए ने किसी और को सेल किया, ए ने बी को सेल किया, तो अब ए फिर से बिल ऑफ एक्सचेंज बनाने नहीं बैठेगा। अगर सेम अमाउंट का बिल होगा तो ए क्या करेगा, मेरा बिल ऑफ एक्सचेंज जो है उसको सामने वाले को दे देगा। बोलेगा देख भाई, मैंने दीपक से 30,000 रुपए का सामान खरीदा था, अब मैं तेरे को 30,000 का सामान बेच रहा हूँ। अब तेरे को अगर पैसा देना हो तो मेरे को मत देना, सीधा दीपक को दे देना। तो ये होता है एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट यानी कि बिल को ट्रांसफर करना। ठीक है, तो जब भी बिल ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं एंडोर्समेंट। तो ये बात आपको आई होप समझ आई हो। इसके बाद आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जहां पर हम ये देखते हैं कि ड्रॉवर यानी कि क्रेडिटर के बुक्स में क्या एंट्री पास होगी, ड्रॉई के बुक्स में क्या एंट्री पास होगी, जब बिल डिस्काउंट होगा तब क्या एंट्री पास होगी, अगर बिल डिसऑनर हुआ तो क्या एंट्री पास होगी, और अगर बिल को डिसऑनर होने के बाद फिर से इशू किया गया तो क्या एंट्री पास होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर उसका इलस्ट्रेशन भी करेंगे। तो अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।